हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टोरी वाइज में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मध्य प्रदेश की एक छोटे से गांव में रह रही अल्फिया और कौशल की बेहद ही डरावनी और खौफनाक कहानी। दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा सुने और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि इन अल्फिया और कौशल के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे वह बहुत ही ज़्यादा डर गए। तो दोस्तों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए सुनते हैं ये अल्फिया और कौशल की सच्ची और डरावनी कहानी। दोस्तों, अक्सर आपने सुना होगा कि अगर किसी शादीशुदा स्त्री की कुछ सालों तक कोई औलाद नहीं होती तो उसे बहुत प्रताड़ित किया जाता है या फिर उसे बांझ कहकर पूरी जिंदगी ताना मारा जाता है, जो कि बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि औलाद देना या ना देना तो ऊपर वाले के हाथों में है। लेकिन इंसान इस बात को ना समझकर फर्जी मौलवी, तांत्रिक और ओझा के पास जाते हैं, जो कि उनका फायदा उठाकर सिर्फ और सिर्फ पैसे ऐंठते हैं। लेकिन आज की कहानी में आपको जो मैं सुनाने वाला हूँ, शायद उस पर आपको यकीन न हो। तो ये कहानी मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाली अल्फिया और कौसर की है, जो कि बिल्कुल सच्ची घटना है। तो आगे की कहानी मैं उन्हीं के नज़रिए से सुनाऊंगा। आज मेरी उम्र 56 साल की है और मेरे पति पेशे से एक दर्जी हैं और हम दोनों मियाँ बीवी किसी तरह अपना गुजर बसर कर लेते हैं, क्योंकि हम दोनों के बुढ़ापे का कोई सहारा नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारी कोई औलाद नहीं थी, लेकिन ऊपर वाले ने हमसे हमारा औलाद कई सालों पहले ही छीन लिया। मैं आपको बताती हूँ कि आखिर हमारे बेटे के साथ क्या हुआ। तो ये कहानी आज से 38 साल पुरानी है। उस समय मेरी उम्र 18 साल की थी और पूरे मोहल्ले में सारी लड़कियां मुझसे बहुत जलन करती थी। जलन करने की बस एक ही वजह थी और वो थी मेरी सुंदरता। ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप को सुंदर बोल रही हूँ, बल्कि मोहल्ले के सारे लड़के और सारे रिश्तेदार मेरी सुंदरता की बहुत तारीफ करते थे। और जब मैं शाम के वक्त अपने घर से बाहर निकलती तो सारे लड़कों की नज़र सिर्फ और सिर्फ मेरे ऊपर ही होती थी। ऐसे ही एक दिन जब मैं शाम के वक्त बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए जा रही थी तो रास्ते में मुझे 2 लड़कों ने घेर लिया और मेरे साथ बदतमीजी करने लगे। जब मैंने उनसे चले जाने को कहा तो एक लड़के ने बहुत जोर से मेरी कलाई पकड़ ली। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मेरी कलाई दर्द होने लगी थी। तभी उसी वक्त एक लड़का आया जिसने एक झोला ले रखा था। जब उसने उन दोनों लड़कों को मुझे परेशान करते हुए देखा तो वो तुरंत दौड़ते हुए मेरे पास आया। उस लड़के ने उन दोनों लड़कों से कहा, तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? अरे तुम्हें शर्म नहीं आती कि किसी की बहन बेटी को ऐसे छेड़ रहे हो? तो उसमें से एक लड़के ने कहा, अबे साले निकल, तू अपना काम कर, वरना अभी तुझे मजा चखाऊंगा। इतना बोलकर उन दोनों लड़कों में से एक लड़के ने उसको धक्का दे दिया। वो बेचारा गिरते ही एक पत्थर से टकरा गया और उसके सर से खून निकलने लगा। इसके बाद वो लड़का गुस्से में उठा और अपने झोले से कैंची निकालकर उन दोनों को मारने की धमकी देने लगा। ये देखकर वो दोनों लड़के वहां से डर के मारे भाग गए। फिर मैंने उस लड़के का शुक्रिया अदा किया और उससे उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम कौसर बताया। उसने बताया कि वो आगे वाले चौराहे पर दर्जी की दुकान में काम करता है। सच कहूँ तो कौसर दिखने में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और अच्छा लड़का था। तो मैंने कहा, जी आपके सर से तो बहुत सारा खून निकल रहा है। तो उसने कहा, अजी कोई बात नहीं, ये तो बस मामूली सी चोट है। इतना कहकर वो अपनी दुकान की ओर चला गया, लेकिन कहीं ना कहीं मैं उसे पसंद करने लगी थी। इसी तरह वक्त गुजरता गया और 3 दिन के बाद मैं उसके दुकान पर गई तो मैंने देखा कि वो अपने काम में व्यस्त था। जब उसने मुझे देखा तो उसने थोड़ा सा मुस्कुराया और फिर मेरे पास आकर पूछने लगा, जी बताइए क्या मदद करूं मैं आपकी? तो मैंने उससे कहा, जी काम तो कुछ भी नहीं है, मैं बस आपको देखना चाहती थी कि आप ठीक तो हैं ना। फिर ऐसे ही कभी कभी हम दोनों मिल लिया करते थे और हम दोनों के बीच दोस्ती हो गई। धीरे धीरे हम दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई और हम दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। तभी एक दिन मेरे घर पर कुछ लोग आए। जब मैं अपने कमरे से बाहर निकली तो देखा कि कौसर अपने अम्मी अब्बू के साथ मेरे घर आया हुआ था।
फिर मेरे अम्मी अब्बू ने मुझे देखा और मुझे देखकर मुस्कुराने लगे, लेकिन मैं ये समझ नहीं पाई कि आखिर कौसर अपनी अम्मी अब्बू के साथ मेरे घर क्या करने आया है। जब कौसर हमारे घर से चला गया तब मैंने अपनी अम्मी से पूछा कि अम्मी, ये लोग यहाँ क्यों आए थे? तो मेरी अम्मी ने मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, कौसर तुझे पसंद है ना? ये सुनकर मैं हैरान हो गई और थोड़ा सा शर्मा कर अपना सिर नीचे कर लिया। तो अम्मी ने आगे बताया, बेटी, कौसर ने हमें सब कुछ बता दिया है और उसके अम्मी अब्बू तुम दोनों का निकाह करने की बात करने के लिए आए थे। ये सुनकर मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई। तो मेरी अम्मी ने कहा, बेटी, तेरे अब्बू को भी कौसर पसंद है। ये सुनकर मैं शर्माते हुए अपने कमरे की तरफ भाग गई। फिर कुछ ही दिनों में हम दोनों के निकाह की तारीख पक्की हो गई और 1 महीने बाद ही हम दोनों का निकाह हो गया और अब मैं अपने ससुराल आ चुकी थी। ससुराल में मेरे सास ससुर मुझे बहुत चाहते थे। खासकर मेरी सास मुझे अपनी पलकों पर बैठा कर रखती थी। जब भी मैं कोई काम करने जाऊं तो वो मुझे बस यही बोलती थी, अरे मेरी चांद सी बहू को ये सब काम करने की जरूरत नहीं है। अभी तो तुम्हारे हाथ की मेहंदी का रंग भी नहीं उतरा और तुम काम करने लगी। मेरे ससुराल में एक नौकरानी थी जिसका नाम सफीका बेगम था। वो भी मुझे कोई भी काम करने नहीं देती थी। मेरे ससुराल में कुल मिलाकर सब लोग मुझे बहुत प्यार करते थे और मैं अल्लाह से बस यही दुआ करती थी कि बस ऐसे ही हम खुशी खुशी रहें। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और देखते ही देखते 6 महीने हो गए। तो एक दिन मेरी सास ने मुझसे कहा, बहू, अब जल्दी से मुझे एक पोता दे दे, क्योंकि अब मेरी आंखें अपने पोते को देखने के लिए तरस रही हैं। ये सुनकर मैं शर्मा गई। उस वक्त कौसर भी वहीं पर थे। तो उन्होंने कहा, अरे अम्मी, औलाद देना या ना देना तो ऊपर वाले के हाथों में है। तो उन्होंने कहा, नहीं बेटा, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे बस मेरे पोते को देखना है। फिर ये बात यहीं पर खत्म हो गई, लेकिन ऊपर वाले ने शायद मेरी किस्मत में औलाद लिखा ही नहीं था। धीरे धीरे वक्त गुजरता चला गया और देखते देखते 2 साल बीत गए। अब मेरी वो सास जो मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती थी, अब वो मुझे ताने मारने लगी। कभी मुझे बांझ तो कभी ये कहती कि बंजर जमीन भी कभी फसल उगा सकती है। ऐसे ही बहुत सारी बातें वो मुझे बोला करती थी। फिर एक दिन हमारे पड़ोस में रहने वाली एक औरत आई। जब मैं उनके लिए कुछ नाश्ता पानी लेकर गई तो मेरी सास भी उनके बगल में बैठकर बातें कर रही थी। लेकिन हद तो तब हो गई जब उन्होंने अपनी पड़ोसन के सामने भी मुझे खरी खोटी सुनानी शुरू कर दी और कहने लगी, अरे बहन, मेरी तो मत ही मारी गई थी कि जो इस मनहूस लड़की से अपने बेटे की शादी कर दी। अरे जो लड़की बच्चे ही ना पैदा कर पाए तो उससे शादी करने का क्या फायदा। मैं तो इस बात को सोच सोच कर परेशान हूँ कि अब मेरे घर का वंश कैसे चलेगा। ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। तो मुझे लगा कि शायद वो पड़ोसन उन्हें कुछ अच्छा समझाएगी, लेकिन वो तो उनसे भी ज्यादा दुष्ट और बेरहम निकली। उसने कहा, अरे बहन, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। अरे मेरी बात मानो तो अपने बेटे की कहीं और शादी करा दो, सारी मुसीबत ही खत्म हो जाएगी और उससे तुम्हारे घर का चिराग भी मिल जाएगा। ये सुनकर मेरी सास बहुत ही ज्यादा खुश हो गई और उसने कहा, अरे बहन, तूने तो बहुत ही अच्छा सुझाव दिया है। चल आने दे कौसर को, आज शाम को ही उससे बात करती हूँ। ये सारी बातें मैं खड़ी होकर किचन से सुन रही थी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी सास मुझसे इतना ज्यादा नफरत करने लगेगी कि मेरे होते हुए वो कौसर की दूसरी शादी करा देंगी। ये सुनकर तो मैं अंदर से टूट गई। जब शाम को कौसर घर आए तो सबसे पहले उनकी अम्मी ने उन्हें अपने रूम में बुला लिया। अंदर उन्होंने कौसर से क्या बातें की ये तो मुझे नहीं पता चला, लेकिन जब वो कमरे से बाहर निकले तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे। जब वो मेरे कमरे में आए तो मैंने उनसे पूछा, जी क्या हो गया? मैंने उन्हें ऐसा दिखाया कि जैसे मुझे इसके बारे में कुछ पता ही ना हो। तो उन्होंने कहा, लगता है मेरी अम्मी बुढ़ी होते होते पागल भी होती जा रही है। बताओ, तुम्हारे रहते हुए वो मुझे ये कह रही है कि बेटा तू दूसरी शादी कर ले, क्योंकि अल्फिया मां नहीं बन सकती। मेरी बात सुन लो अल्फिया, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं तुम्हें कहीं भी छोड़कर नहीं जाऊंगा। ये सुनकर मेरे दिल को बहुत तसल्ली मिली कि चलो कम से कम मेरे पति तो मेरे साथ हैं, बस मुझे और क्या चाहिए था।
लेकिन मेरी सास को तो जैसे चैन ही नहीं था। कुछ दिनों के बाद उसने एक दूसरा पैतरा अपनाया और एक दिन कौसर को अपने कमरे में बुलाया और कहने लगी, अगर तूने दूसरी शादी नहीं की ना तो मैं जहर खाकर अपनी जान दे दूंगी। अब सोच ले तू कि तुझे क्या करना है। कौसर ने जब ऐसी बात सुनी तो वो हैरान हो गया, क्योंकि वो अपनी अम्मी से भी बहुत ज्यादा प्यार करता था। थोड़ी देर बाद उसने कहा, ठीक है अम्मी, जैसा तुम चाहो। ये बोलकर वो उदास मन से कमरे में जाकर चुपचाप सो गया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती थी कि मेरे रहते हुए मेरी सौतन मेरे घर पर आए। तभी हमारे घर में काम करने वाली वो नौकरानी मेरे पास आई और उसने कहा, बेटी, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें एक रास्ता बता सकती हूँ जिससे तुम माँ बन सकती हो। ये सुनकर मैं हैरान हो गई और मैंने उनसे कहा, तो बताइए ना, मैं माँ बनने के लिए हर एक चीज करने को तैयार हूँ। तो उसने कहा, मैं एक आमिल को जानती हूँ जो चिल्ला वगैरह कराकर बांझ औरतों के कोख में भी बच्चा डाल सकता है, और मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप उस आमिल के पास जाएंगी तो आपकी भी गोद जरूर भर जाएगी। तो मैंने उससे कहा, तो ठीक है, आप बताओ मुझे कब लेकर चलोगी उस आमिल के पास। तो उसने कहा, आज शाम को बाजार जाने के बहाने हम दोनों उस आमिल के पास चलेंगे। फिर शाम होते ही हम दोनों बाजार के बहाने उस आमिल के पास चले गए। वो नौकरानी मुझे एक सुनसान गली के पास लेकर गई। उस गली के सबसे आखिरी छोर पर उसी आमिल का घर था। जब मैं उस घर में घुसी तो बड़ा ही अजीब सा महसूस होने लगा। पूरे घर में लोहबान की खुशबू और धुआं ही धुआं फैला हुआ था। थोड़ी देर के बाद हम उस कमरे में गए जहां वो आमिल बैठा अपने अमल में मसरूफ था। थोड़ी देर के बाद उसने अपनी आंखें खोली और कहा, बहुत देर कर दी तुमने आने में, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारी गोद जल्द ही भर जाएगी। ये सुनकर मैं हैरान हो गई कि मैंने तो इन्हें अभी कुछ बताया ही नहीं, तो इन्हें इन सब के बारे में कैसे पता चला। फिर उन्होंने मुझसे कहा, बताओ तुम बच्चा पाने के लिए क्या क्या कर सकती हो। तो मैंने कहा, बाबा, मैं हर वो चीज़ करूँगी जो आप कहोगे। तो उस आमिल ने मुझे बताया कि तुम्हें 21 दिनों का एक चिल्ला काटना होगा और 21वें दिन तुम्हें एक छोटे से बच्चे को मारकर उसका खून पीना होगा। ये सुनकर मैं हैरान हो गई, लेकिन उस आमिल ने अपनी बात अभी पूरी नहीं की थी और आखिरी बात वो जो बोलने वाला था उससे मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसने बताया कि जब तुम ये अमल करोगी तो हर रोज एक खबीस जिन्न तुम्हारे साथ संभोग करेगा और लगातार 21 दिन करने के बाद जब तुम्हारा चिल्ला पूरा हो जाएगा तो तुम्हें कुछ ही दिनों में खुशखबरी मिलेगी। ये सारी चीज़ें सुनने के बाद मैं हैरान हो गई कि बच्चा पाने के लिए मैं इस हद तक तो नहीं गिर सकती, लेकिन फिर अपनी सौतन के बारे में सोचकर मैंने फैसला कर लिया कि अगर मैंने अपने सास को पोता दे दिया तो कौसर की वो दूसरी शादी नहीं करेंगी। थोड़ा बहुत सोचने के बाद मैंने आमिल से कहा, ठीक है बाबा, ये चिल्ला मैं करने के लिए तैयार हूँ, बताइए मुझे ये कब करना है। तो उसने कहा, आज से ठीक 2 दिन बाद जुम्मे रात है और उसी दिन से तुम्हें ये चिल्ला शुरू करना है, लेकिन तुम्हें इस चिल्ले के बारे में किसी को भी नहीं बताना है और इसे तुम्हें एक खाली कमरे में करना होगा। लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी समस्या ये थी कि मेरे पास तो ऐसी कोई जगह ही नहीं थी जहां मैं ये चिल्ला कर सकूं। तो उस आमिल ने कहा, कोई बात नहीं, तुम मेरे यहाँ ये चिल्ला कर सकती हो, लेकिन तुम्हें हर रोज रात को चुपके से 12 बजे के पहले यहाँ आना पड़ेगा। तो मैंने कहा, ठीक है बाबा, मुझे मंजूर है। इसके बाद मैं अपने घर चली गई और बच्चे के बारे में सोच सोच कर मैं काफ़ी खुश थी। फिर वो रात भी आ गई जिस दिन मुझे ये चिल्ला करना था। जब कौसर सो गए तो मैं चुपके से उठी और उस आमिल के पास चली गई। आमिल ने पहले ही मुझे सारी बातों के बारे में समझा दिया था। इसके बाद मैं एक कमरे में गई और वहाँ पर अपना चिल्ला शुरू कर दिया। करीब 3 घंटे तक लगातार चिल्ला करने के बाद उस कमरे में एक परछाई सी दाखिल हुई, जिसे देखकर मुझे थोड़ा डर लगा। लेकिन जैसे जैसे वो मेरे करीब आने लगा मेरा डर और भी ज़्यादा बढ़ने लगा था। फिर मैंने उसका वो खौफनाक चेहरा देखा जिसे मैं आज भी याद करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो दिखने में बिल्कुल घिनौना और भद्दा लग रहा था। धीरे धीरे वो मेरे करीब आने लगा। मैं समझ गई थी कि ये जिन्न मेरे साथ क्या करने वाला है। बच्चे की चाहत में मैंने उसे भी अपना लिया
और फिर उस जिन्न ने मेरे जिस्म को बुरी तरह से नोच डाला और अपनी हवस की प्यास को बुझाकर वो वापस से गायब हो गया। उसके बाद मैं निढाल होकर उधर ही बेहोश हो गई। जब सुबह 11 बजे मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मैं अपने घर पर हूँ। उस वक्त मेरे शौहर भी अपने काम पर चले गए थे। मुझे समझ नहीं आया कि मैं घर कैसे आ गई। इसी तरह पूरा दिन बीत गया और फिर से वो खौफनाक रात आई। मैं फिर से सबके सोने के बाद उस आमिल के पास गई तो मैंने सबसे पहले आमिल से पूछा कि मैं तो बेहोश हो गई थी, लेकिन जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने घर पर थी, ये कैसे हुआ? तो आमिल ने मुझे बताया कि मैंने अपनी शक्तियों से तुम्हें वापस घर भिजवा दिया था। इसके बाद मैं फिर से उस कमरे में गई और अपना चिल्ला शुरू कर दिया। फिर से वो घिनौनी चीज़ हुई और फिर से दोबारा मैं बेहोश हो गई। दूसरे दिन जब मेरी आंख खुली तो मैं फिर से अपने घर के बिस्तर पर पड़ी हुई थी। धीरे धीरे इसी तरह वक्त गुजरता गया और हर रात मेरे साथ वो खबीस जिन्न ऐसे ही संभोग करता रहा। फिर वो रात आई जिस रात मुझे एक बच्चे को मारकर उसका खून पीना था, यानी कि उस चिल्ले की आखिरी और 21वीं रात थी। चिल्ला पूरा करने के बाद आमिल ने मुझे एक छोटा सा बच्चा लाकर दिया। वो बच्चा दिखने में बहुत ही ज़्यादा मासूम लग रहा था और मेरे बगल में एक बड़ा सा चाकू रखा हुआ था। मैंने चाकू तो उठा लिया लेकिन मेरे हाथ कांप रहे थे। तो आमिल ने कहा, ज़्यादा देर मत करो। तो मैंने तुरंत अपनी आंखें बंद की और वो चाकू सीधा उस मासूम बच्चे के सीने में घोंप दिया। वो बच्चा थोड़ी देर तड़पा और तुरंत बेजान हो गया। इसके बाद मैंने उस बच्चे का खून पिया और तुरंत बेहोश हो गई। दूसरे दिन जब सुबह मेरी आंख खुली तो मैं फिर से अपने घर के बिस्तर पर थी। मैंने मन में सोचा, चलो अब मुझे उस जिन्न के साथ रात नहीं बितानी पड़ेगी और अब ये चिल्ला भी पूरा हो चुका है। फिर करीब 1 हफ्ते के बाद मैं आंगन में बैठकर सब्जियां काट रही थी और मेरी सास खाट पर बैठकर कुछ कर रही थी। तभी अचानक मेरा जी मचलने लगा और मुझे उल्टी होने लगी। ये देखकर मेरी सास पहले तो हैरान हो गई और फिर उसने जल्दी से एक पड़ोसी के लड़के को बुलाया और उससे कहा, अरे जल्दी से जा कमला नाउन को बुला कर ला। थोड़ी देर के बाद कमला नाउन भी घर पर आ चुकी थी। इसके बाद उसने मेरी आंखों के नीचे और मेरी नब्ज को पकड़कर देखा और फिर मेरी सास को कहा, मुबारक हो, बहुत ही जल्दी आप दादी बनने वाली हैं। ये सुनकर मेरी सास बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई और उसका रवैया फिर से पहले जैसा हो गया और अब तो वो मुझे पहले से भी ज़्यादा प्यार करने लगी थी और मुझे एक भी काम करने नहीं देती थी। देखते ही देखते समय गुजरता गया और वो दिन भी आ गया जिस दिन मैंने एक लड़के को जन्म दिया। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि सभी लोग बस यही कह रहे थे कि ये लड़का ना तो माँ पर मिलता है और ना ही बाप पर। ये लड़का गया तो गया किस पर? जब मैंने उस लड़के का चेहरा देखा तो मुझे हैरानी नहीं हुई, क्योंकि उस लड़के का चेहरा कुछ कुछ उस खबीस जिन्न से मिल रहा था। फिर मेरी सास ने कहा, अरे क्या फ़र्क पड़ता है, कम से कम हमारे वंश को आगे बढ़ाने के लिए एक चिराग तो मिल गया। लेकिन वो लड़का दिखने में बचपन से बहुत ही ज़्यादा दुष्ट और भद्दा लग रहा था। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया वैसे वैसे वो बिल्कुल बदतमीज होता गया। उसे ना तो बड़ों से बात करने की तमीज़ थी और ना ही वो किसी की बात सुनता था। ये देखकर मेरी सास बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई और धीरे धीरे वो बीमार रहने लगी। एक दिन ऐसा आया कि उनकी मौत हो गई, लेकिन मेरे बेटे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसका पढ़ाई लिखाई में भी बिल्कुल मन नहीं लगता था, इसलिए उसने 10वीं क्लास के बाद पढ़ना लिखना ही छोड़ दिया और जल्द ही वो बहुत बुरी संगति में फंस गया। हमारे लाख समझाने के बाद भी हमारा बेटा नहीं सुनता था। अफीम, गांजा, दारू, शराब, सिगरेट, इन सब नशे की लत उसे बुरी तरह से लग चुकी थी। हम दोनों उसे समझा समझा कर परेशान हो गए थे, लेकिन हमने अब उससे बात करना ही बंद कर दिया। बस वो घर आता और मैं उसे खाना खिला देती। इसके बाद वो पूरा दिन घर से बाहर रहता और रात को बस सोने के लिए घर आ जाता था। लेकिन एक दिन तो उसने हद कर दी। जब मेरा बेटा और उसके साथ 3 दोस्त जब बाहर नशा कर रहे थे तो उन लोगों ने एक लड़की को देखा और उसके बाद उसका रेप करके उसे मार डाला। जब ये बात पुलिस को पता चली तो पुलिस वालों ने उनका एनकाउंटर कर दिया, क्योंकि वो कोई आम लड़की नहीं थी बल्कि उस शहर के दरोगा की बेटी थी। एनकाउंटर में मेरा बेटा भी शामिल था। ये खबर हमें तब पता चली जब एनकाउंटर के दूसरे दिन कुछ पुलिस वाले हमारे घर पर आए
और उन्होंने पूछा कि क्या ये घर मोहम्मद कौसर का है। तो मैंने कहा जी वो मेरे शौहर हैं। तो उन्होंने हमें बताया कि पिछली रात 3-4 लड़कों का रेप के सिलसिले में एनकाउंटर हुआ है, जिसमें से एक लड़के के पर्स में से इस घर का पता निकला है। जब मैंने पुलिस वालों के मुंह से ये सुना तो मैं तुरंत बेहोश हो गई। उसके बाद मेरे शौहर जब बाहर आए तो पुलिस वालों ने कहा जी आप अपने बेटे की डेड बॉडी को लेकर चले जाइए। शाम तक मेरे बेटे की बेजान शरीर हमारे घर के सामने थी, लेकिन मैं सच बताऊं तो मुझे उसके मरने का कोई गम नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि वो नाजायज और एक खबीस जिन्न का लड़का था। लेकिन मेरे शौहर को बहुत बड़ा झटका लगा था, लेकिन फिर भी मैंने उन्हें किसी तरह संभाला और आज इतने सालों के बाद हम उसे पूरी तरह से भूल चुके हैं। लेकिन मैं तो एक माँ हूँ और रह रहकर उसकी कभी कभी याद आ ही जाती है। मैं आप लोगों से बस यही कहूँगी कि ऊपर वाला जब हमें कोई औलाद नहीं देता तो हमें उनकी मर्जी को अपनाना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला हमें वो नहीं देता जो हमें अच्छा लगता है, बल्कि ऊपर वाला हमें वो देता है जो हमारे लिए अच्छा होता है। तो शायद ऊपर वाले ने मेरी कोख में कोई औलाद लिखी ही नहीं थी, लेकिन मैंने आमिल और चिल्ला के चक्कर में पढ़कर गलत तरीके से औलाद को हासिल किया, जिसके कारण आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। तो दोस्तों ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों ये कहानी एक ऐसे मनहूस घर के बारे में है जिसमें कविता को फेस करना पड़ता है एक जिन नहीं बल्कि जिन की पूरी फैमिली को, जिन्होंने उसकी पूरी जिंदगी में डर और दहशत का साया छोड़ दिया। उसका विश्वास, उसका प्यार, सब कुछ उससे छीन लिया था। कविता अपने माँ बाप की एक लौती लड़की होती है। कविता की माँ बाप ने कविता को बड़े लाड प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया था। वो अब शादी के लायक हो गई थी। उसके माता पिता ने कविता के लिए बहुत अच्छा लड़का ढूंढा जो स्वभाव में काफी अच्छा था और सरकारी नौकरी करता था। साथ ही साथ वो एक सामान्य परिवार से बिलोंग करता था। उस लड़के का नाम राजेश था। राजेश का परिवार गांव में रहता था और राजेश गाजियाबाद में नौकरी किया करता था। कविता और राजेश की शादी के बाद दोनों को ही गाजियाबाद में ही रहना था। वहां पर राजेश ने एक किराए का मकान देख लिया था, क्योंकि शादी से पहले राजेश पीजी में रहा करता था। शादी के बाद दोनों ही वहीं अपना गुजर बसर कर रहे थे और प्यार से अपनी शादीशुदा जिंदगी काट रहे थे। शादी को अब 5 साल हो चुके थे, लेकिन कविता की अब तक कोई भी संतान नहीं हुई। एक दिन अचानक खबर आई कि कविता के माता पिता का कार एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें उन दोनों की वहीं मौत हो गई थी। इस बात का कविता को बहुत बुरा सदमा लगा। कविता बेहद परेशान रहने लगी थी। कविता का पति भी कविता को समझाता, लेकिन फिर भी वो अपने मन को इस दुख से निकाल नहीं पा रही थी। राजेश जानता था कि कविता को जानवरों से बहुत प्यार है, इसलिए उसके अकेलेपन को दूर करने के लिए वो अपने घर में 6-7 छोटे छोटे पपीज ले आता है। राजेश को भी उसके इस शौक से किसी तरह की आपत्ति नहीं थी। कविता का पूरा दिन उन पपीज के साथ खेलने, उनको खिलाने पिलाने और उनकी साफ सफाई रखने में चला जाता था, जिससे उसका मन भी बहला रहता था। अब कविता के माता पिता की जो भी संपत्ति थी, उसका वारिस कविता के अलावा कोई और नहीं था, क्योंकि कविता उनकी एक लौती संतान थी। कविता के पिताजी की कुल मिलाकर 35 लाख की प्रॉपर्टी थी, जो कि कविता को दी गई थी। अब कविता और उसका पति राजेश सोचते हैं कि क्यों ना मम्मी पापा के इन पैसों से हम एक अच्छा सा छोटा घर खरीद लें। काफी समय से हम किराए के मकान में रह रहे हैं। हर कोई अपने पैसे का सही उपयोग करने के बारे में सोचता है। बिल्कुल ऐसे ही कविता और राजेश ने सोचा। उन्होंने जगह जगह पर अच्छा और सुंदर घर ढूंढना तलाश कर दिया। कविता ने काफी घर देखे, लेकिन एक बार वो एक बिल्डर के साथ एक घर देखने के लिए गई। उसने देखा कि घर काफी बड़ा है और काफी सारे कमरे भी हैं। छत भी काफी बड़ा है और छत के ऊपर गार्डन जैसा हिस्सा भी बना हुआ है, जो कि बैठने के लिए और शाम को समय बिताने के लिए बहुत अच्छा लग रहा था। वहां पर उसके छोटे छोटे पपीज भी आराम से खेल सकते थे। कविता को उस घर से एक लगाव सा महसूस हुआ और वो उसे बहुत ही ज्यादा पसंद आया और उसे एक पल भी ये ख्याल नहीं आया कि इसके अलावा वहां कोई और भी घर देखे।
फिलहाल तो उसने बिल्डर को अपनी तरफ से हाँ कह दिया, लेकिन उसने कहा कि मैं शाम को दोबारा अपने पति के साथ आऊंगी और आपको पक्का कंफर्म करके बता दूंगी कि हमें ये मकान लेना है या नहीं। फिर शाम को कविता और राजेश दोनों घर देखने के लिए आते हैं। कविता उस घर की तारीफ करते नहीं थकती, लेकिन राजेश को वहां से एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी। उसे अजीब सी खामोशी लग रही थी। उसका मन उस घर को लेने का एक पल भी नहीं माना। कविता राजेश से पूछने लगी, आपको ये घर कैसा लगा? लेकिन राजेश ने कोई खास जवाब नहीं दिया और वो वापस घर चलने के लिए कहने लगा। उसके बाद कविता ने घर जाने के बाद राजेश से पूछा, बताइए ना, आपको वो घर कैसा लगा था? तो राजेश ने साफ साफ शब्दों में कह दिया, सुनो कविता, मुझे वो घर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मैं उस घर को खरीदने के पक्ष में नहीं हूँ। राजेश की बात सुनकर कविता का चेहरा उतर गया और वो दुखी हो गई। कविता ने पूछा, राजेश, आपको वो घर पसंद क्यों नहीं आया? तो राजेश ने कहा, देखो कविता, मुझे उस घर में पता नहीं क्यों बहुत ही अजीब सी फीलिंग आ रही थी। एक अलग तरीके का सन्नाटा सा छाया था। वहां पर मेरा मन कर रहा था कि कितनी जल्दी मैं यहाँ से चला जाऊं। कविता, मेरी बात मानो, उस घर को छोड़ दो। बहुत और भी घर हैं, हम कोई और इससे अच्छा घर देख लेंगे। लेकिन कविता ने साफ इनकार कर दिया। पता नहीं किस चीज ने उसे उस घर की तरफ मोहित किया हुआ था। कविता और राजेश में उस घर को लेकर काफी दिनों तक वाद विवाद भी चला। दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। आखिर में राजेश को कविता की जिद के आगे घुटने टेकने ही पड़े, क्योंकि राजेश कविता से दिलो जान से प्यार करता था और उसे उसकी नाराजगी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अपने प्यार की वजह से और उसे खुश रखने के लिए उसने घर लेने के लिए हाँ कर दी। सभी कागजी कार्रवाई पूरी हो गई। मकान अब कविता और राजेश का हो गया था। उस मकान के 2 फ्लोर थे। ग्राउंड फ्लोर पर एक मनीष नाम के प्रोफेसर और उनकी फैमिली रहते थे और फर्स्ट फ्लोर को कविता और राजेश ने खरीदा था। कविता और राजेश ने अपने नए घर में शिफ्ट कर लिया होता है, सामान भी सेट कर लिया होता है और वहां वो आराम से रहने लगते हैं। कविता के पति राजेश ने थोड़ा बहुत पैसा एक अपने छोटे से कारोबार में भी लगाया होता है, जहां पर बच्चों के टॉयज बनते हैं, तो उस बिजनेस में उसने अपना पैसा लगा दिया। कविता वहां पर नई थी, इसलिए जान पहचान बढ़ाने के लिए वो बाहर आपस में लोगों से बातचीत करा करती थी। कविता के नए घर के 3 घर छोड़कर एक लड़का रहता था। उसका नाम निखिल था। वो 11th क्लास में पढ़ता था। कविता की निखिल से भी काफी अच्छी बातचीत होने लगी। निखिल कविता को बड़ी दीदी की तरह मानने लगा था। कविता के नीचे वाले फ्लोर में जो प्रोफेसर रहते थे और उनकी फैमिली से भी कविता ने अपनी बातचीत बढ़ाई, क्योंकि कविता एक मिलनसार तरह की लड़की थी। उसे सभी से बातचीत करते रहना और सबका हाल चाल पूछना बहुत अच्छा लगता था। निखिल जैसा कि एक स्कूल में पढ़ने वाला लड़का था, तो स्कूल से आने के बाद अपनी पढ़ाई करके वो सीधा कविता दीदी के घर चला जाता था और वहां पर उनके पपीज के साथ खेला करता था और कविता से काफी बातें भी किया करता था। और अब कविता की जिंदगी खूब अच्छे से और खुशनुमा सी चल रही थी। जैसा कि कविता को जानवर पालने का बहुत शौक था, तो वो मछलियों का एक बड़ा सा एक्वेरियम भी लेकर आई, क्योंकि वो सोचती थी कि जिस दिन मेरा अपना खुद का घर होगा उस दिन मैं मछलियां भी लेकर पालूंगी। दोनों पति पत्नी खुशी खुशी अपना समय बिता रहे थे। एक दिन कविता अपनी छत के ऊपर शाम के समय घूम रही होती है और पपीज को खाना खिला रही होती है, तो अचानक उसे कांच के टूटने की आवाज आती है। कविता घबराते हुए सीढ़ियों से नीचे जाकर क्या देखती है कि उसका एक्वेरियम टूटकर जमीन पर फैला पड़ा है। कविता भागी भागी जाकर बाथरूम में से एक बकेट लेकर आती है और सारी मछलियां जितनी हो सके उठा उठाकर बाल्टी में डालने लगती है, लेकिन फिर भी उसमें से 6 मछलियां मर चुकी थी, जिन्हें कविता बचा नहीं सकी। वो चाह रही थी कि ज्यादा से ज्यादा मछलियों की जान वो बचा ले, लेकिन उसे एक अजीब चीज ये लगती है कि इतना लेटेस्ट टेक्निक का बना हुआ ग्लास ऐसे कैसे टूट सकता है। जिस तरह से वो फिश एक्वेरियम टूटा हुआ था, उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो गिरकर नहीं टूटा हो, बल्कि ऐसा लग रहा था कि किसी ने उस पर किसी चीज से मारकर उसे तोड़ा हो। ये देखकर कविता को अजीब सी घबराहट हुई और उसने अपना पूरा कमरा देखा कि कहीं कोई घर में घुसा तो नहीं, लेकिन घर में कोई भी नहीं मिला। इसके बाद रात को जब काम से राजेश घर वापस लौटता है तो कविता उसे सारी बात बताती है
राजेश को बहुत बुरा लगता है। फिर वो कविता को समझाता है, अरे कोई बात नहीं, टूट गया तो जाने दो ना, कांच ही तो था, अरे क्या भरोसा कैसे गिर गई। इसके बाद कविता ने मछलियों वाली बाल्टी को ऊंचाई वाली सुरक्षित जगह पर रख दिया। फिर कविता और राजेश सोने चले गए। जब सुबह उठकर उसने कमरे से बाहर निकलकर देखा तो जो उसने देखा वो देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो क्या देखती है कि बाल्टी गिरी पड़ी है और सारी मछलियां जमीन पर फैली हुई मरी पड़ी हैं और अजीब तरीके से उन मछलियों के टुकड़े टुकड़े हो रखे थे। मछलियों के अजीब तरह से टुकड़े किए गए थे। अगर कोई जानवर बाल्टी को गिराता तो जरूर वो मछलियों को खा जाता, लेकिन उन मछलियों को तो काट कर उनका खून चूसा गया था। लेकिन वो इस सोच में पड़ी थी कि इस तरह से कौन सा जानवर खाता होगा। कविता ने जल्दी से राजेश को बुलाया, राजेश, राजेश, जल्दी आओ यहाँ, ये देखो। राजेश भागा भागा अचानक से उठकर आता है और देखता है कि सारी मछलियां टुकड़ों में कटी हुई जमीन पर पड़ी हुई हैं। उसने एक चीज पर और ध्यान दिया कि इन सब मछलियों का खून चूसा हुआ है और उन्हें ऐसे ही फेंक दिया गया है। साथ ही साथ जगह जगह पर खून के छींटे भी पड़े हैं। तो राजेश ने बोला, ये सब क्या है? कविता, तुमने घर के खिड़की दरवाजे ठीक से तो बंद किए थे ना? तो कविता बोली, जी हाँ, मैंने सभी खिड़की दरवाजे अच्छी तरह से बंद किए थे। फिर भी कविता ने दोबारा तसल्ली के लिए फिर से दरवाजे खिड़कियों को चेक किया, लेकिन सभी बंद थे। और अब कविता का मन ये मानने को तैयार नहीं हो रहा था कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। उसका पूरे दिन मन परेशान रहता है। कविता एक बहुत पूजा पाठ करने वाली लड़की होती है। उसे भगवान पर अटूट विश्वास होता है और कविता दोनों वक्त भगवान की पूजा पाठ किया करती थी। कविता कुछ समय से दिलो दिमाग से बहुत परेशान रहने लगी थी। ज्यादातर कुछ बीमार भी रहने लगी थी। उसे अपनी छाती में कुछ दर्द सा महसूस होता था। वो डॉक्टर से भी जाकर मिली तो डॉक्टर ने दवाई दे दी और कहा कि खाने पीने का थोड़ा सा ध्यान रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। राजेश भी कुछ परेशान सा रहने लगा था। जिस बिजनेस में राजेश ने पैसे लगाए थे वो बिजनेस भी बहुत ज्यादा नुकसान में चल रहा था। साथ ही साथ कविता और राजेश में बिना बात की बातों पर अधिकतर लड़ाई झगड़े मन मुटाव से रहने लगे थे। दोनों के रिश्ते में कड़वाहट सी आ गई थी। कविता के माता पिता की संपत्ति के जो पैसे मिले थे अब वो भी लगभग खत्म होने के कगार पर आ रहे थे। तो एक दिन राजेश ने कविता से कहा, कविता, मैंने तुम्हें उसे दिन कहा था जिस दिन तू ये घर खरीदने के लिए मुझे जबरदस्ती मना रही थी कि ये घर बहुत बड़ी मनहूसियत है हमारी जिंदगी में, क्योंकि जब से हम इस घर में आए हैं मैं बस परेशान हूँ। तुम भी बीमार रहने लगी हो और अजीब अजीब सी चीजें हर पल मुझे यहाँ महसूस होती है। कविता झुंझलाहट में कहने लगी, अरे आप तो बस इस घर के पीछे ही पड़े रहते हैं, घुमा फिराकर हर बात का कसूरवार आप यहाँ पर आना ही मानते हैं। कविता और राजेश के बीच फिर दोबारा झगड़ा होना शुरू हो जाता है। अगले दिन राजेश कविता की नाम की एक चिट्ठी छोड़कर अपनी सारी बात उसमें लिखकर वहां से चला जाता है। राजेश ने चिट्ठी में लिखा कि कविता, अब मैं तुम्हारे साथ और जिंदगी नहीं बिता सकता। हमारे बीच रिश्ता अब बेहद खराब हो चुका है। पता नहीं हमारे प्यार को कौन सी मनहूस नजर लगी है। मैं ये घर छोड़कर और तुम्हें छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा रहा हूँ। कविता को ये चिट्ठी राजेश के जाने के अगले दिन मिलती है। उसे इतना भी मौका नहीं मिल पाता कि वो राजेश को रोक सके। कविता ये सारी बातें जानने के बाद बेहद टूट जाती है। उसे लगता है मेरा इतने सालों का रिश्ता राजेश से एक पल में कैसे टूट सकता है। वो बुरी तरह रोने लगती है। कविता के इसी दुख को चलते चलते काफी समय बीत जाता है। वो अपने आप को बिल्कुल अकेला तड़पता हुआ महसूस करती है, लेकिन फिर कविता अपने आप को संभालती है और कहती है कि जो कुछ भी है जिंदगी में मुझे भगवान की मर्जी समझकर स्वीकार करना चाहिए। और फिर इसके बाद कविता पर एक के बाद एक परेशानियों का सिलसिला शुरू हो जाता है। कविता अपने पपीज के साथ अपना समय बिताते हुए पूरा दिन निकाल देती थी। एक दिन अचानक बहुत बड़ी अनहोनी होती है। कविता का एक पपी उसी रात को लिविंग रूम में मरा हुआ मिलता है। इसे देखकर कविता बेहद हैरान और दुखी हो जाती है। पपी की मरने की हालत कुछ अजीब सी होती है, जैसे उसे किसी ने काट कर उसका सारा खून चूस लिया हो और वहां खून के कुछ छींटे से पड़े हुए थे।
अगले ही दिन कविता का दूसरा पपी किचन में इसी हालत में मरा हुआ मिलता है और उसके अगले दिन उसका तीसरा पपी छत पर बिल्कुल ऐसे ही बिना खून के मरा हुआ मिलता है। अब कविता एकदम दुखी और बेहद परेशान हो गई, जैसा कि वो इस समय घर में अकेली थी और उसके साथ कोई ऐसा भी नहीं था जिससे वो अपनी बात बता सके। तो कविता परेशान होकर अपने नीचे वाले फ्लोर में जो प्रोफेसर साहब रहते थे उनके यहाँ गई और उन्हें ये सारी पपीज के मरने की बात बताई। प्रोफेसर ने कहा, सुनने में ये तो बहुत अजीब लग रहा है। कविता, एक काम करो, तुम पूजा पाठ करने का जो नियम करती हो उसमें भगवान की आस्था जरूर रखो और अपना मन कहीं भी डगमगाने मत देना। तुम भगवान का सदैव नाम मन में लेते रहना, देखना धीरे धीरे सारी चीजें सही होना शुरू हो जाएंगी। इसके बाद कविता तुरंत ही निखिल के साथ उस चौकीदार के पास जाती है जो उस फ्लैट की चौकीदारी करता है। कविता चौकीदार से पूछती है कि इस मकान में जिसमें मैं अभी आई हूँ कुछ परेशानी है क्या? तो चौकीदार बोलता है, जी हाँ मैडम, जिस घर में आप रहती हैं असल में वहाँ एक जिन और उसका पूरा परिवार रहता है। ये बात मैं आपको पहले बताना चाहता था जब आप यहाँ पर शिफ्ट हो रही थी, लेकिन इस फ्लैट के मालिक ने मुझे ये सब बताने के लिए मना कर दिया था और नौकरी से निकालने की धमकी दी थी और इसीलिए मैंने आपसे कुछ नहीं बताया। आज जब आप मुझसे खुद पूछने आई हैं तो मैं आपको ये सारी बातें बता रहा हूँ। जो कोई भी इस फ्लैट में रहने आया है उसने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया है और बर्बाद हो गया है। जितनी जल्दी हो सके आप यहाँ से चले जाइए, वरना आपके पास जो कुछ बचा कुचा है वो ये कुछ नहीं छोड़ेगा और शायद आपको भी नहीं। चौकीदार की बात सुनने के बाद कविता अंदर तक सहम गई थी। डर के मारे उसकी हालत खराब थी। जैसे कि पहले उसको इस घर के बारे में कुछ नहीं पता था तो वो आराम से रह रही थी, लेकिन अब उसे पता चल गया था कि इस घर में तो जिन्नात रहते हैं। कविता को अपने घर के ही अंदर जाने से घबराहट सी होने लगी। फिर उसे अचानक याद आया उसके जो पपीज जिंदा हैं वो तो फिलहाल घर में ही है। उसके बाद तो वो हिम्मत करके घर के अंदर गई और उसने देखा कि सामने का कमरा खुला हुआ है। उस कमरे के अंदर खून के छींटे पड़े हैं। उन खून के छींटों को देखकर कविता घबरा गई। उसने सबसे पहले अपने पपीज को चेक किया। सारे पपीज तो ठीक ठाक हैं, लेकिन ये खून के छींटे आए कहाँ से? कविता ने उन खून के छींटों को साफ किया और चुपचाप पूजा पाठ करने लगी और गायत्री मंत्र का जाप किए जा रही थी और लोटे में गंगा जल लेकर उसने पूरे घर में छिड़का और लोटा रखकर घर के बीचों बीच खड़ी होकर कहने लगी, जो कोई भी इस घर के अंदर है मुझे और मेरे जानवरों को किसी तरह का नुकसान मत पहुंचाना। इतना कहकर वो अपने इधर उधर कामों में लग गई। रात का समय था। अचानक से कविता की डोरबेल बजती है। कविता सोचती है इस समय कौन होगा। वो उठकर दरवाज़ा खोलती है तो नीचे वाले फ्लोर में जो प्रोफेसर साहब रहते थे वो होते हैं और बोलते हैं, कविता तुम्हारे घर से बड़ी जोर जोर से आवाज़ आ रही है। मैं पढ़ाई कर रहा था, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बच्चे दौड़ रहे हो। तो कविता कहती है, मेरे घर में से, और वो भी शोर, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो एकदम अकेली रहती हूँ और इस समय आप खुद देख लीजिए कि कितना सन्नाटा है मेरे घर में। जैसे ही प्रोफेसर साहब थोड़ा अंदर जाकर देखते हैं तो अचानक वही रुक जाते हैं। उनकी नज़र कविता के पीछे की तरफ पड़ती है और वो देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, जैसे उन्होंने किसी भयानक शक्ल को देख लिया हो। प्रोफेसर साहब के मुंह से बस एक ही बात निकली, कविता जल्दी से इस घर को छोड़ दो और अपना ध्यान रखना। तो कविता कहने लगी कि क्या हुआ प्रोफेसर साहब, आप बार बार पीछे क्या देख रहे हैं? प्रोफेसर ने कहा, कुछ नहीं, मैं जा रहा हूँ, दरवाज़ा बंद कर लो, लेकिन अपना ध्यान रखना। इतना कहकर प्रोफेसर साहब वहाँ से चले गए। कविता ने पीछे पलटकर देखा तो कोई भी नहीं था। उसे प्रोफेसर साहब का ये व्यवहार बड़ा अजीब सा लगा। खैर उसके बाद वो जाकर सो गई, लेकिन सुबह उठकर जब उसने वो मंजर देखा तो वो तड़प तड़प कर रोने लगी। उसका एक प्यारा सा पपी उसी के कमरे के अंदर कोने में मरा पड़ा था। बाकियों की तरह उसका भी खून चूसा गया था। अपने पपी के लिए वो बहुत ज़्यादा दुखी थी। प्रोफेसर साहब उसका रोना सुनकर भागे भागे आए। उन्होंने ये मंजर देखा तो उन्हें बहुत बुरा लगा
और फिर इसके बाद उस पपी को उठाकर वहाँ से सामने के गार्डन में दफना दिया गया। प्रोफेसर साहब ने रोती हुई कविता को संभाला और उससे बात की। कविता, कल जब मैं तुम्हारे घर आया था तो मैंने कुछ देखा था। कविता कहने लगी, हाँ प्रोफेसर साहब, आप काफ़ी डरे हुए थे, क्या बात थी? तो प्रोफेसर ने कहा, कविता, कल मैंने तुम्हारे घर में तुम्हारे पीछे एक बहुत भयानक शक्ल की औरत को देखा था। उसके लंबे बाल, गंदे दांत, भयानक और डरावनी शक्ल थी। वो लगातार घूर घूर कर मुझे ही देखे जा रही थी और उसकी डरावनी आंखें देखकर मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं कुछ बोल पाता। असल में मैं इन चीज़ों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता, लेकिन जो कुछ भी मैंने कल देखा था उसके बाद पूरी रात मैं सो नहीं सका। कविता, उस घर में तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। कविता, ये चीज़ किसी के बस की नहीं है। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी तुम्हें इस घर को छोड़ देना चाहिए। मैं एक पंडित जी के बारे में जानता हूँ, तुम जाकर उनसे मिलो और अभी जाओ, वो कुछ ना कुछ हल जरूर देंगे। प्रोफेसर साहब ने जो पता दिया था, कविता तुरंत उस पते पर गई। वहाँ पर पंडित जी से मिली और उन्हें सारी बात बताई। पंडित जी ने कविता के हाथ में मंत्र पढ़कर एक नींबू रखा और कविता से मुट्ठी बंद करने के लिए कहा। कविता ने जब मुट्ठी बंद की और फिर खोली तो वो नींबू लाल हो गया था। कविता घबरा गई, उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। कविता ने पंडित जी से पूछा, पंडित जी, ये सब क्या है? पंडित जी ने कहा, बेटी, जितनी जल्दी हो सके तुम उस घर को छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारे घर में खून पीने वाले जिन्नात रहते हैं और आखिरी में वो तुम्हारा खून पिएंगे और तुम्हें भी मार देंगे। कविता घबरा जाती है और कहती है, ऐसा क्यों पंडित जी? पंडित जी कहते हैं, क्यों, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या कि धीरे धीरे तुम्हारे घर के सभी जानवर मरते जा रहे हैं? वो जिन्नात खून के प्यासे हैं। ये तो शुक्र है भगवान का कि तुम सुबह शाम पूजा पाठ करती हो और गायत्री मंत्र पढ़ती हो, वरना वो जिन्नात कब का तुम्हें मार चुके होते। मैं एक तावीज़ बना कर देता हूँ, इसे हमेशा तुम अपने पास रखना। फिलहाल अब तुम्हारे घर में किसी तरह की कोई मौत नहीं होगी। कविता ने वापस आकर सारी बात प्रोफेसर को बताई। प्रोफेसर साहब ने कहा, कविता, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। तुम उस घर को खाली करने का इंतज़ाम करो और जल्दी से ऑनलाइन रेंट पर मकान देखना शुरू करो। बाकी तुम्हारी मदद मैं कर दूंगा। इसके बाद कविता अपने घर आ गई और सोने के बाद जब वो सुबह उठी तो उसके घर की डोरबेल बजी। कविता ने दरवाज़ा खोला तो सामने प्रोफेसर साहब खड़े थे। प्रोफेसर साहब बोले, कविता, कल मेरे साथ एक अजीब सी चीज़ हुई। कल रात को जब मैं सोया तो मेरे सपने में वही बुरी शक्ल की औरत आई जो मैंने तुम्हारे घर पर देखी थी और जिसे देखकर मैं घबरा गया था। वो मुझसे बोली, तू उस घर से और उस लड़की से दूर रह। अगर तू मेरे बीच में आया तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तेरे साथ कुछ ऐसा कर दूंगी कि तू बहुत पछताएगा। तेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, इसलिए इस पचड़े में मत पड़। कविता ये सुनकर घबरा गई और रोने लगी। तभी प्रोफेसर ने कहा, कविता, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। तुम अकेली नहीं हो, तुम मेरी बहन जैसी हो। तुम्हें इस घर से बाहर निकलने में मैं पूरी मदद करूंगा। बस तुम जल्दी से ऑनलाइन रेंट पर घर देखना शुरू करो। अब रात को सारा काम खत्म करके कविता सोने चली गई। आधी रात को कविता को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी छाती पर किसी ने दबाव डाला है। उसकी अचानक से आंख खुली। तब उसने क्या देखा, एक बहुत भयानक शक्ल की औरत उसकी छाती पर बैठकर उसका गला दबा रही है। कविता बुरी तरह से छटपटाने लगी और उसने गायत्री मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। जाप करते करते ही अचानक वो औरत गायब हो गई। कविता घबराकर हड़बड़ाहट में उठी और उसे लगा जैसे उसने कोई सपना देखा हो। लेकिन जब उसने शीशे में जाकर देखा तो उसकी गर्दन पर नाखूनों के निशान बने हुए थे, जिन्हें देखकर कविता बेहद घबरा गई। वो पूरी रात नहीं सो पाई। इसके बाद वो अपने हाथ में गीता की किताब को लेकर बैठकर पढ़ती रही। अचानक ही सुबह के 5 बजे कविता के पास प्रोफेसर साहब का फोन आया। हेलो, हाँ कविता, मुझे अचानक से अपने गांव जाना पड़ रहा है। अभी खबर आई कि मेरे पिताजी का देहांत हो गया है। प्रोफेसर साहब बुरी तरह से रो रहे थे। कविता समझ गई थी कि ये सब उनके साथ कैसे और किसने किया। फिर प्रोफेसर साहब बोले,
कविता, उस रात सपने में आकर उस जिन्न औरत ने मुझे पहले ही चेतावनी दी थी कि मुझे तुमसे और तुम्हारे घर से दूर रहना होगा, लेकिन मैं उसकी बातों को नज़रअंदाज करके तुम्हारी मदद करना सही समझा और उसका अंजाम मेरे साथ आज इतना बुरा हुआ। कविता, अब आगे मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा, मुझे माफ़ कर दो। तुम अपनी मदद खुद करो, मैं बस तुम्हारे लिए भगवान से प्रार्थना कर सकता हूँ और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये सुनकर कविता बेहद टूट चुकी थी। एक ही इंसान था जो उसकी मदद करने के लिए तैयार था, लेकिन अब तो कोई भी नहीं है और वो किसी और से मदद मांगने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि जैसा कि प्रोफेसर साहब के साथ हुआ वैसा ही वो जिन और किसी को उसकी मदद करने नहीं देते। वो गायत्री मंत्र पढ़कर लगातार भगवान से प्रार्थना करते हुए कहने लगी, भगवान, कोई रास्ता दिखाइए मुझे, इस मुसीबत से निकालिए, मेरी जान बचाइए। तभी अचानक से कविता के फ़ोन पर निखिल का फ़ोन आता है। निखिल कहता है, दीदी, बिना कुछ बोले चुपचाप घर से बाहर आओ और मुझे फ़ोन करो। कविता ऐसा ही करती है, वो फ़ोन कट करती है और घर से बाहर नीचे उतर कर आती है और फिर निखिल को फ़ोन करती है। निखिल कहता है, हेलो दीदी, जब भी मैं आपको कॉल करूँगा आपको अपने घर के अंदर बात नहीं करनी है, क्योंकि हो सकता है वहाँ हमारी बात वो जिन्नात सुन लें, इसलिए जब भी बात करना बाहर निकल कर करना। कविता ने निखिल से सारी बात बताई तो निखिल कहने लगा, दीदी, आपको मुझे पहले भी तो ये बात बता देनी चाहिए थी ना। दीदी, मैं आपके लिए एक रेंट पर बाहर मकान देखता हूँ, आप चुपचाप आराम से धीरे धीरे अपना सामान इकट्ठा करना शुरू करो और ध्यान रहे हमारे इरादों का उन जिन्नातों को पता नहीं चलना चाहिए। शाम को फिर निखिल का फ़ोन आता है तो कविता बाहर आकर बात करती है। वो कविता से कहता है, दीदी, मैंने आपके लिए एक छोटा सा कमरा देखा है, फ़िलहाल आप वहाँ रह लेना। कल सुबह 7 बजे मैं 5-6 मजदूरों को लेकर आऊँगा और हमें फटाफट घर खाली करना है बिना रुके। इसके बाद निखिल और कविता ने सब कुछ प्लान कर लिया था। अगले ही दिन 7 बजे सारे मजदूर आए, नीचे ट्रक आ गया था। मजदूरों ने फटाफट सामान बाहर किया और ट्रक में डालना शुरू किया। जब थोड़ा सा ही सामान रह गया था तभी अचानक से उस मकान के खिड़की दरवाजे जोर जोर से बजने लगे। ये सब देखकर वहाँ के सारे मजदूर घबरा गए और वहाँ से भाग खड़े हुए। आखिर में उस घर में चौकीदार, निखिल और कविता ही रह गए थे। वो लोग भी वहाँ से भागे। कविता और निखिल तो नीचे उतर गए थे, लेकिन चौकीदार थोड़ा पीछे रह गया था। अचानक से बहुत जोर से धक्का लगा और वो सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ नीचे आकर गिर पड़ा। उस चौकीदार के हाथ में चोट आई थी, लेकिन फिलहाल वो वहाँ से भाग निकला। फटाफट कविता अपने पपी को गाड़ी में बिठाने लगी। निखिल ड्राइविंग सीट के साथ बैठा था। तभी निखिल और कविता वहाँ क्या देखते हैं कि उस फ्लैट की बालकनी में वहाँ पर एक आदमी, औरत और एक बच्चा है, जो कि इंसान नहीं थे बल्कि जिन्नात थे और उन्हें घूर घूर कर डरावनी आंखों से देखे जा रहे थे। निखिल ने फटाफट ड्राइवर से वहाँ से गाड़ी निकालने के लिए कहा और कविता सीधा उन पंडित जी के पास गई। कविता ने सारी बात पंडित जी को बताई तो पंडित जी ने कहा, अब तुम उस मुसीबत से बाहर आ चुकी हो, क्योंकि उन जिन्नातों की सीमा बस उस घर तक ही सीमित है। लेकिन जो तावीज़ मैंने तुम्हें दिया, फिलहाल उसे अपने पास से अलग मत करना और गलती से भी किसी भी सूरत में उस घर के अंदर मत जाना, यहाँ तक कि उस मोहल्ले की तरफ भी मत जाना। बाकी अब सब कुछ ठीक है। कविता अपने बचे हुए एक पपी के साथ आराम से रहने लगी। उसने अपने लिए एक अच्छी सी नौकरी ढूंढ ली जिससे वो अपना गुजारा कर सके। इसके बाद उसने अपने पति को फ़ोन किया और उसे सारी बात बताई और कविता ने अपनी गलती पर उससे माफ़ी भी मांगी और आखिर में उसके पति ने कविता को माफ़ कर दिया और फिर से वो दोनों दोबारा एक साथ रहने लगे और अब उसकी ज़िंदगी बड़े आराम से और शांति से कट रही थी। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और दोस्तों, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि इन अल्फिया और कौशल के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ। तो दोस्तों, हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।